एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। मैंने लिखा है, राहु किस राशि में बैठे हैं। वैसे तो मैंने राहु पे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं, पर आज का जो विषय है वो राहु के इस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे कि मूलतया जो राहु की प्रकृति है, अग्नि तत्व के हैं, वायु तत्व के हैं, जल तत्व के हैं, पृथ्वी हैं, सरीसृप हैं, कैसे हैं और जैसे भी हैं, उनको कुछ ग्रंथकार किस राशि में शुभ परिणाम करते देखे हैं। जैसे मेष राशि के राहु अप्रिय राशि मानते हैं, उस राशि को अपनी राशि नहीं मानते। वृष राशि को वो अपनी राशि मानते हैं, वृष राशि को वो अपनी राशि मानते हैं, इस वजह से उच्च के हो जाते हैं। तृतीय भाव में जो राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली में, जो मिथुन राशि बनी है, वहां पे वो कई बार, चूंकि राहु जो होते हैं वो धरती पर रेंग करके चलने वाले जीव हैं, दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुख है और वो सरीसृप की आकृति वाले हैं, सरीसृप जीव के अंतर्गत आते हैं और मिथुन राशि वायु तत्व की राशि होती है। इस वजह से कई बार राहु देव मिथुन राशि को परेशान कर देते हैं, या मिथुन राशि में अगर राहु देव बैठ जाते हैं तो कई बार वहां पे उनमें कमजोरी भी देखने को मिल जाती है। फिर वहां पे ये शर्त रहेगी कि बुध वहीं बैठे होने चाहिए, है ना। राहु के दोषों का बुध हनन करते हैं, तो बुध वहीं बैठे रहेंगे, तब जाकर के राहु वहां मिथुन राशि में अच्छा परिणाम करेंगे। अन्यथा अपनी दशा अंतरदशा में बड़ा ही व्यक्ति को नीचे लेके जाते हैं, डिग्रेडेशन में लेके जाते हैं। उसी तरीके से राहु अगर कर्क राशि में बैठ जाते हैं तो कर्क राशि जल तत्व की राशि है और राहु देव जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं। इनमें कभी लोहा की अधिकता देखी जाती है, कभी इनको शीशा देखा जाता है। तो ऐसे में एक क्षण भंगुर है और एक बिल्कुल ही कठोर है। तो इस अवस्था के होने के कारण, और कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, चंद्रमा और सूर्य को ये वैसे भी बड़े शत्रु मानते हैं। ये अमृत पान करते समय, तो इस वजह से वो चंद्रमा की राशि को भी अपनी राशि नहीं मानते, वहां पे भी वो कई बार अशुभ परिणाम करते हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि राहु चतुर्थ भाव में अच्छा परिणाम करते हैं किसी भी राशि में। सिद्धांत के आप अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चतुर्थ स्थान में अगर कर्क राशि बनी हो और वहीं राहु बैठे हों, तब ये दोष नहीं देंगे, तब वो अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे। आज इस कार्यक्रम से आपको राहु को समझने में बड़ा आसानी हो जाएगा। तो क्या बात कही कि तीसरे भाव में बुध के साथ बैठे हों, लेकिन चतुर्थ भाव में कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे चंद्रमा बैठे हों, क्योंकि अगर चंद्रमा बैठेंगे तो फिर ग्रहण दोष लग जाएगा। ऐसी अवस्था में राहु चतुर्थ भाव में ही अच्छे होते हैं। पंचम भाव में राहु अच्छे होते हैं। नैसर्गिक रूप से पंचम भाव में कोई भी राशि बनी हो, राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं और जाते जाते आपको अत्यंत लाभ दे जाते हैं, आपको मार्ग दिखा जाते हैं कि हाँ, अब मुझे यही करना है। लेकिन अगर पंचम भाव में 5 नंबर की राशि बनी हो और सूर्य नहीं बैठे हों, अब सूर्य की राशि को वो क्यों पसंद करते हैं? सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, उष्ण प्रकृति के ग्रह हैं, है ना। और राहु जो है वो पसीना होता है, पसीने की बदबू, है ना, दारुण दुख या शनिवत परिणाम करने वाला, या पंचम भाव पे उसकी जो एक स्थिति बनती है वो सूर्य की राशि में काफी गर्मी प्रदान करता है, उसके स्वभाव में उत्तेजना मिल जाती है। इस वजह से वो कई बार राहु सिंह राशि में अच्छा परिणाम करते देखे गए हैं। पर एक सूत्र यहां पे ये लागू होगा कि सूर्य की उन पे दृष्टि हो, बैठने नहीं चाहिए। सूर्य अगर राहु पंचम भाव में बैठेंगे तो सूर्य को यहां बैठना चाहिए। फिर ये सिद्धांत वहां पे उनकी सुरक्षा करेगा कि राहु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति सूर्य उन्हें देख रहा है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि राहु सिंह राशि में अच्छा परिणाम करते हैं, वो प्रकृति और तत्व के आधार पर। या फिर कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि राहु त्रिकोण में आने के कारण या
मूलतया पंचम भाव में आने के कारण यहाँ वो अच्छे परिणाम कर जाते हैं। राशि के बल से भी उनको काफी हद तक बल मिल जाता है। छठवें भाव में आपको एक सिद्धांत वहां लागू होगी। छठवें भाव में राहु जो बैठे होते हैं उसमें कुछ ग्रंथकार उन्हें उनकी मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। वैसे वाराहमिहिर आचार्य ने कर्क राशि में राहु देव को मूल त्रिकोण राशि में बिठाया है, या कहा है कि कर्क राशि को राहु देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। पर जब छठवें भाव की बात करते हैं तो 6 नंबर की राशि अगर जन्म कुंडली में बन रही है और राहु उसी राशि में बैठे हैं तो कई बार ये अपनी मूल त्रिकोण राशि भी मानते हैं। पर कुछ प्राचीन जो ग्रंथकार हैं उन्होंने कन्या राशि में राहु देव को अच्छे परिणाम करते हुए नहीं देखे हैं। इस वजह से कई बार वहां पे उनमें परेशानी भी करते देखे गई है। वहां पे राहु आपको भ्रमित करते हैं और कई बार आपसे जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय कराते देखे गए हैं, जिससे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान भी होता है। एक बात यहाँ पे और भी मैं जोड़ दूं, अगर तो राहु अगर अगर छठवें भाव की बात करते हैं तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में छठवें भाव में राहु बैठे हैं और विषम संख्या की राशि में बैठे हैं 1 3 5 7 11 तो अच्छा फल देंगे। और अगर भाव के आधार पर छठवें भाव में राहु अगर बैठे हैं और स्त्री जातिका की कुंडली है और सम संख्या की राशि में बैठे हैं 2 4 6 8 10 12 तो ये राहु यहाँ के अच्छे परिणाम करने वाले हो जाते हैं। क्लियर है? सप्तम भाव में राहु तुला राशि के होते हैं, उसको वो कुछ ग्रंथकार उसे अपनी राशि मानते हैं। वैसे कुंभ राशि को भी राहु देव अपनी राशि मानते हैं क्योंकि ये उनके मित्र की राशि होती है। और तुला राशि में शुक्र देव व्यक्ति को उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाले ग्रह बन जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में बड़ा सारा धन मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है। पर एक समस्या क्या होती है कि वो जाते 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 वो राहु देव अपनी सारी संपत्ति धीरे धीरे सोख ले जाते हैं। तो इस मामले में इनके संपूर्ण परिणाम तुला राशि में थोड़े कमजोर शास्त्रकारों ने लिखे हैं। वृश्चिक राशि में राहु देव नीच के माने जाते हैं। कुछ ग्रंथकार जैसे प्राचीन काल के जो ग्रंथकार हैं उन्होंने वृश्चिक राशि में राहु को नीच का माना है। आधुनिक ग्रंथकार भी राहु को वृश्चिक राशि में नीच का ही मानते हैं। पर वस्तुतः एक पापक ग्रह के होने के कारण और अगर राहु का संबंध मंगल से वहां बनेगा तब वो अच्छे परिणाम करेंगे। अगर वहां मंगल नहीं बैठे रहेंगे तब राहु देव वहां कमजोर परिणाम भी करते देखे जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि वृश्चिक राशि में राहु देव तभी अच्छा परिणाम करेंगे जब वो वहां या तो मंगल से दृष्ट हो या तो मंगल वहीं बैठे हों। धनु राशि में राहुदेव तटस्थ और मीन राशि में राहुदेव संपूर्णतया तटस्थ से भी ज्यादा, हालांकि मीन राशि में भी राहुदेव तटस्थ परिणाम ही करते हैं। और धनु राशि में राहुदेव कई बार प्रकृति के आधार पर वायु तत्व के ग्रह होने के कारण अगर पृथ्वी तत्व के ग्रह होते हैं, सरीसृप होते हैं, और ये राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है, अग्नि तत्व से प्रभावित होती है, वायु तत्व और अग्नि तत्व का समावेश होता है। इस वजह से यहाँ पे राहुदेव नवम भाव में अगर राशि नहीं भी बन रही हो तो ये यहाँ पे सामान्यतः अशुभ परिणाम करते देखे गए हैं। यहाँ व्यक्ति आसानी से किसी की गिरफ्त में आ जाता है और जल्दी ही किसी पे विश्वास करके अपने धन की हानि करता है। मैंने यहाँ पे राहु को अशुभ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ के राहु आपको इमोशनल ज्यादा बना देते हैं और प्रैक्टिकल बिहेवियर व्यक्ति कम रखते हुए देखा जाता है। वहां व्यक्ति बहुत ही नजदीक से किसी भी विषय को नहीं समझता है और बहुत सरलता से अपने हाथ को दबा लेता है या उसके हाथ पत्थरों तले चले जाते हैं। मकर राशि में राहु संपूर्णतया श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। ये आपके कारोबार को अच्छा बनाते हैं, आपको बेहतर परिणाम देते हैं, आपको सामाजिक बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, गतिमान बनाते हैं, मुहूर्त का अध्ययन करने वाला बना देते हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने वाला बना देते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बिहेवियर वाला बना देते हैं, तत्वों को समझने वाला बना देते हैं, गंभीर आचरण वाला, आगे भविष्य की बातों को समझने वाला और समाज की समस्या से चिंतित रहने वाला बना देते हैं। मकर राशि के राहु संपूर्णतया ग्रंथकार ने अच्छी बात कही है कि यहाँ के राहु अच्छे परिणाम करते हैं तत्व के आधार पर भी। एकादशवें के राहु यानी कि 11 नंबर की राशि में राहु, यहाँ पे मैंने बात कही, यहाँ मैंने लिखा नहीं है राहु को, पर आप लोगों को एक बात याद रखनी होगी कि कुंभ राशि के राहु देव अपनी राशि मानने के कारण वहां काफी हद तक जातक के जीवन को सफलता के लिए पैमाना देते हैं या उसे आगे बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं, पुशअप करते हैं कि हाँ ठीक है आगे बढ़ो। ऐसे लोग काफी आशावादी प्रवृत्ति वाले, बिना झगड़ा के कोई काम निपटाने वाले, गंभीर नेचर वाले, बहुत कम बोलने वाले और सहिष्णु होते हैं। जबकि मीन राशि के राहुदेव तटस्थ होते हैं, गंभीर होते हैं, चिंतन करने वाला, दार्शनिक और मतिमान होते हैं।
मीन राशि के राहु को भी आचार्य ने अच्छी राशि में कहा है या उनके परिणामों को अच्छा बताया है। तो ये मैंने राहु का संपूर्ण राशि में एक तरीके से आपको फल बता दिया, जिसमें यह भी बता दिया कि किस किस राशि को राहु देव अच्छा परिणाम देते हैं और किस किस राशि में उनके साथ ही ग्रह का बैठना अच्छा होता है और किसके साथ उनका बैठना अच्छा नहीं होता है, किनके साथ उनको देखना अच्छा होता है। राहु के बारे में सम्यक जानकारी के तौर पे अगर आप राहु का संपूर्ण कोर्स अगर देखें तो राहु केतु से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, जिस पर लगभग 70 कार्यक्रम है और 70 कार्यक्रम अलग अलग सूत्र उसमें दर्शाए हैं मैंने। आप जाकर के उसे निश्चित रूप से देख सकते हैं। वैसे राहु के बारे में दो प्रमुख सिद्धांत कि अगर राहु गुरु के साथ बैठे हैं तो वो शुभता में गुरु की भांति परिणाम करने लगते हैं। अगर राहु पापक ग्रह के साथ बैठे हैं तो वो पापक प्रभाव में शनि के कारण या शनि के जैसे पापक परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अगर राहु के बाद केतु की बात करेंगे तो केतु अगर शुभ ग्रह के देखें तो शुभ ग्रह में वो शुक्र की भांति परिणाम करते हैं और पापक ग्रह में देखें तो वो मंगल की भांति परिणाम करते हैं। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ आपको बता दूं। जिस व्यक्ति के होठों पे शिव का नाम, मस्तक पे त्रिपुंड भस्म विभूति और गले में रुद्राक्ष की माला हो, वो व्यक्ति साक्षात शिव स्वरूप होता है। उसके दर्शन से ही कई बार पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है और पुण्य जागृत होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।